मेरे पास सही से आ रही है ना? ठीक है, सुनो। अभी तो हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था यार। डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, ठीक है, तो मैंने कहा बीच में करा हुआ है, ठीक है। तो ये एक पेंटो शुगर हो गया, ये नाइट्रोजनस बेस हो गया और एक फॉस्फेट ग्रुप हो गया। सेम यहां पर पेंटो शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। तो अगर ये पेंटो शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिल जाते हैं तो क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और फिर इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप भी मिल जाता है तो उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। स्टेट्स पे डंडा तो लगा पहले, तो हाल अभी तो 2 मिनट में लग जाएगा। हां, आगे ज्यादा क्लियर हो गया? फर्स्ट फ्लोर तो लगा दियो, सबसे ऊपर लगा दे, सबसे ऊपर लगा दे। कहां से लगाऊं उसको बांधने के लिए? ठीक है, यहां पर सुनना है जरा ध्यान से। तो पेंटो शुगर और ये न्यूक्लियोटाइड बेस को क्या कहते हैं? सॉरी, इसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, नाइट्रोजन बेस को। और फिर से ये भी जुड़ जाता है, उसका नाम क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। फिर न्यूक्लियोटाइड ऐसे जुड़ते जाते थे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, तो इसको नाम क्या पड़ जाता था? पूरे एक डीएनए की एक स्ट्रैंड हो जाता था। समझ आया? दूसरी तरफ दूसरा एंटी पैरेलल स्ट्रैंड बनता था और दोनों क्या बनते थे? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाते थे। और हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ने के बाद इनका नाम क्या पड़ जाता था? पूरा डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बनता था, एकदम परफेक्ट बढ़िया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है यहां तक? अब सुनना जरा ध्यान से, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सुनो, ये वैसे मैंने डिटेल्स वाले बैच में ये बता दिया है वैसे मैंने, ठीक है, मतलब 6:30 वाले बैच में, मतलब 7 बजे वाले बैच वो मुझे नहीं नहीं आता, कोई नहीं। सुनो, हमने ये पढ़ा था कि डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ना यार, वो इसी वजह से आता है। तो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दो चीजों पे डिपेंड करता है, मतलब दो थ्योरीज पे डिपेंड करता है। सबसे पहले एक थ्योरी आई थी किसकी? सबसे पहले डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था 1953 में? जेम्स वाटसन एंड क्या नाम है, फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन, मतलब वाटसन एंड क्रिक मॉडल बोलते हैं उसको, उन्होंने दिया था। क्लियर? जब उन्होंने मॉडल दिया तो उन्होंने कई सारी थ्योरीज पहले पढ़ी थी, उनके बेसिस पर अपना मॉडल दिया था। तो दो थ्योरीज पढ़ी थी उन्हें, दो थ्योरीज, एक था फ्रैंकलिन एंड विल्किंस की थ्योरी, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके ये बताया था कि डीएनए का लगभग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। और उन्होंने किस चीज के थ्रू एक्सपेरिमेंट करा था? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक को यूज करा था। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक जो होती है उसके थ्रू उन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर का पता लगाया और उसके बाद पता लगा कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देगा। समझ आया मेरे क्या होगा? जो और बच्चे आएंगे तो तेरे सर पे रख के जाएंगे इधर बीच में से। याद है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, अब सुन जरा ध्यान से कि ठीक है भैया, ये तो समझ में आ गया। उसके बाद पहला सेंटेंस ये हो गया। सेकंड सेंटेंस आया था चार्गफ, जिसका नाम था एरविन चार्गफ, उसको बोलते हैं चार्गफ्स रूल। तो पहले मेरी बात सुनो, सबसे पहले आए वो क्या नाम है, फ्रैंकलिन एंड विल्किंस। उन्होंने मॉडल दिया, उन्होंने बोला कि जो डीएनए है ना वो एक हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है और वो पॉलीमर वगैरह से बना हुआ होता है, मतलब न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर है। समझाया? उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन ये थी। फिर आया एरविन चार्गफ। चार्गफ ने जो रूल्स दिए वो अभी हम पढ़ रहे हैं, और उस इन दोनों के रूल्स को मिलाकर एक रूल बनाया गया और तब जाके डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया गया 1953 में वाटसन एंड क्रिक के थ्रू। समझ आया मैंने क्या बोला? तो बेसिक सी बात तुम ये याद कर सकते हो कि पहले दो साइंटिस्ट, मतलब दो पहले ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट आए, ठीक है, उन्होंने जो थ्योरी दी उनको पढ़ने के बाद, उनको और ज्यादा मॉडिफाई करने के बाद तब जाके डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आया वाटसन एंड क्रिक के थ्रू। समझ आया? और वो दो साइंटिस्ट कौन थे, मतलब पहला दो ग्रुप कौन थे? पहले दो ग्रुप, मतलब जो ग्रुप थे वो दो साइंटिस्ट थे, फ्रैंकलिन एंड विल्किंस, और फिर अगला साइंटिस्ट आया दैट इज एरविन चार्गफ। समझ आया? तो इन्होंने जो थ्योरी दी थी हम उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर है बात? ठीक है, तो फ्रैंकलिन एंड विल्किंस की थ्योरी बिल्कुल सिंपल है कि उन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देने के लिए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक का यूज करा था। उसके मदद से उन्होंने डीएनए का एक मॉडल दिया था कि डीएनए कुछ ऐसा काम करता होगा। समझ आया? फिर सेकंड जो थ्योरी है, सेकंड जो साइंटिस्ट है, अब उसके बारे में बात कर रहे हैं, एरविन चार्गफ के बारे में। समझ आ गया? मैं लिखवाने का पार्ट बाद में करा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अब इधर ध्यान देना। ठीक है, सुनना। अब आया एरविन चार्गफ। सुनो, चार्गफ जो था ना यार, उसने एक थ्योरी दी। उसने ये बोला, सबसे पहले उसने कई सारे पॉइंट्स बोले थे, सारे पॉइंट मैं लिखवा दूंगा, लेकिन उसने ये बोला था कि जितने प्यूरिन्स होते हैं ना उतने ही पेरिमिडीन्स होते हैं, जितने प्यूरिन्स होंगे उतने ही पेरिमिडीन्स होंगे। अच्छा, ये बात डीएनए की चल रही है, ये बात याद रखना। ये बात किसकी चल रही है? डीएनए की चल रही है। जितने प्यूरिन्स होंगे उतने पेरिमिडीन्स होंगे। इससे क्या कंक्लूजन निकाला? क्योंकि तुमने सिंपल सा पता तो है यार तुम्हें कि अगर ये डीएनए है, तुम्हें याद है हमने डीएनए बनाया था, तो तुम्हें याद होगा कि डीएनए में एक किससे बॉन्ड बनाता है? टी से, और जी किससे बॉन्ड बनाता है? टी से। और अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो जितने ए होंगे उतने टी होंगे कि नहीं? क्योंकि ए से टी अगर बॉन्ड बना रहा है तो जितने ए होंगे उतने टी होंगे कि नहीं?
और जी अगर सी से बॉन्ड बना रहा है तो जितने जी होंगे उतने सी होंगे, और जितने सी होंगे उतने जी होंगे। एक चीज और ध्यान दोगे तो तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगा कि ए और जी आर प्यूरिन्स और जी और सी आर पिरिमिडिन्स। तो भैया प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स भी तो बराबर होंगे, कहीं से भी कंक्लूजन निकाल लो, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है बात? एक और कंक्लूजन दिया उसने कि ए और टी बराबर होते हैं जी और सी के, तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, जितने ए टी होंगे तो जी सी होंगे। क्लियर है बात? ठीक है, तुम या फिर ये बोल सकते हो कि जितने ए और जी होंगे उतने टी और सी होंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ठीक है, तो तुम इससे ये भी तो कंक्लूजन निकाल सकते हो कि ए और जी का रेशियो टी और सी से होगा वो 1 होगा। सिंपल मैथमेटिक्स चल रही, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? ठीक है, तो ये थियरी दी थी किसने? चारगफ ने, एरविन चारगफ ने। इसके बेसिस पर तब जाके वो वाटसन एंड क्रिक ने बोला कि भाई जितने प्यूरिन्स होते पिरिमिडिन्स होंगे, तो उन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर जो था वो इसी तरीके से फिर डिजाइन करा। लेकिन बाद में माइक्रोस्कोप वगैरह की और ज्यादा एडवांसमेंट हो गई थी, तो अब हम डीएनए को साफ-साफ देख पा रहे थे। और मैंने ये भी बताया था तुम्हें कि जो वाटसन मतलब ये उनके जो डायग्राम था, उन्होंने जो बुक मतलब पूरा जो थ्योरी छापी थी, तुमने देखा होगा हर फिगर के नीचे डायग्राम नंबर लिखा रहता है, फिगर नंबर दिस, फिगर नंबर दिस, जो इन्होंने थ्योरी छापी थी उसे फिगर नंबर 52 पर डीएनए का स्ट्रक्चर था, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, तो वो जो स्ट्रक्चर था उनकी बुक में 52 नंबर पे था, इसलिए डीएनए का स्ट्रक्चर ही वहां से नाम फेमस हो गया, फिगर 52 ऐसे करके। समझा? लेकिन नॉर्मल से होता है डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन ये है कि डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कैसे आया, कहां से आया? क्लियर है बात? अगले 5-10 मिनट में मैं कुछ लिखवा रहा हूं, उसको लिख लो, एमडब्ल्यू वालों ने वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो टीटीएस वाले लिख लो उसको। ठीक है, उसके बाद हम डीएनए पैकेजिंग आज का टॉपिक शुरू करते हैं, ताकि और भी आगे लिखवा। ठीक है, फटाफट से निकाल डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये हो गया हां, मतलब ठीक है यार, वो बैच में लिखना है, आइए मुझे लिखवा। एक सेकंड रुकना है, मैं रिकॉर्डिंग के लिए एक बार और बोल देता हूँ। ठीक है, मतलब मैंने रिकॉर्डिंग रोक दी थी अभी बीच में, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने ये बोला था एरविन चारगफ रूल आया था, उसने ये बोला था कि प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स के बराबर होते हैं। ठीक है, और ए टी से बॉन्ड बनाता है, जी सी से बॉन्ड बनाता है, तो इसका मतलब ए जितने होंगे उतने टी होंगे, जी जितने होंगे सी उतने होंगे। और ए और जी प्यूरिन्स है, टी और सी पिरिमिडिन है। समझ आ गया? तो प्यूरिन्स जितने होंगे उतने पिरिमिडिन होंगे, सिंपल सी बात, ये वाली चीज यहां से रिलेट होगी। और ए और जी का जो रेशियो बराबर होता है वो टी और सी के बराबर होता है, तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा, ये रिलेशन आ जाएगा। समझ आ गया क्या होगा? ठीक है, अब जो मैं लिखवा रहा हूं वो एमडब्ल्यू वालों ने लिखा हुआ है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, टीटीएस वाले लिखेगा, और टीटीएस वाले से 730 वाले वेक्टर लिखेंगे। ठीक है, तो लिखो सबसे पहला पॉइंट क्या है? इट वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। ठीक है, हां, इट वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक, मतलब टीटीएस का मतलब सबने लिखा हुआ, सारे बैचेस ने लिखा हुआ, सिर्फ एक को छोड़कर टीटीएस 730 वाले को छोड़कर। टॉपिक डालना है डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक पहला पॉइंट लिखो, उसके अंदर गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। सेकंड पॉइंट, अब पड़ोसी से लिखते रहना, तो जल्दी बोल रहा हूं। इट वाज बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ, फिर अब दो साइंटिस्ट के नाम आएंगे, तो पॉइंट है इट वाज बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ, पहला पॉइंट है, पहला ए पॉइंट है फ्रैंकलिन एंड विल्किंस। क्लियर? तो फ्रैंकलिन एंड विल्किंस की थ्योरी क्या कहती है? ज्यादा एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी थी, एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक जो थी, क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक बोल लो। ठीक है, उसका सुनना, इनकी दो ऑब्जर्वेशन थी। डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मैंने ये लिखवा दिया था, डीएनए इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ऑब्जर्वेशन के दो पॉइंट है, डीएनए इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, और दूसरा पॉइंट है डीएनए शोज 3.4 एंगस्ट्रॉम पोलैरिटी। 3.4 एंगस्ट्रॉम पोलैरिटी का मतलब क्या है? 3.4 एंगस्ट्रॉम पोलैरिटी पीरियोडिसिटी, सॉरी पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी का मतलब है कि वो अपने आप को इस इंटरवल में रिपीट करता है। तो इसका मतलब ये इधर 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 इधर, इसका मतलब ये कि 3.4 एंगस्ट्रॉम जैसे होता है ना, डीएनए की प्रॉपर्टी अपने आप को रिपीट करती है। तो फ्रैंकलिन एंड विल्किंस ने जो थ्योरी दी थी उसमें दो चीजें बताई थी कि डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरीके से काम करता है, और दूसरा उन्होंने बोला था कि डीएनए की हर एक इंफॉर्मेशन जो है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम के बाद रिपीट करती है, तो वो डीएनए जो है 3.4 एंगस्ट्रॉम की पीरियोडिसिटी दिखाता है, मतलब अपने आप को रिपीट करेगा। इतना क्लियर है? पीरियोडिसिटी पीरियड का मतलब क्या होता है? अपने आप को रिपीट करना ना। समझ में आ गया? तो ए ऑब्जर्वेशन तक तुम सबने आप लिख लिया। ठीक है, सेकंड, अब बी लिखो, चार्गफ्स रूल या फिर चार्गफ्स ऑब्जर्वेशन। चार्गफ्स किस पर ये चार्गफ्स ऑब्जर्वेशन करते हैं इसको, चार्गफ्स ऑब्जर्वेशन। ठीक है,
या फिर चार्गर्स रूल, कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। क्लियर, ज्यादा समझ में आ गया। इसमें पहला पॉइंट लिखो, इसमें पहला पॉइंट लिखो, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्यूरिन्स, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्यूरिन्स इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ pyrimidines। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्यूरिन्स, ये सबको लिखना है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्यूरिन्स इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ pyrimidines। लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्यूरिन्स इज इक्वल टू pyrimidines। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, प्यूरिन्स इज इक्वल टू pyrimidines। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, नेक्स्ट पॉइंट में जो मैं बोल रहा हूं वैसे ही लिखते हुए जाना। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो a प्लस g, मतलब ये पहला पॉइंट हो गया एक तरह से, ये दूसरा पॉइंट है, a प्लस g इज इक्वल टू t प्लस c, a प्लस g इज इक्वल टू t प्लस c। और थर्ड पॉइंट है a प्लस g अपॉन में t प्लस c इज इक्वल टू 1, a प्लस g अपॉन में t प्लस c इज इक्वल टू 1। लिख लिया, पक्का क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, नहीं बेटा ठीक है, यहाँ पे बेटा दिख रहा होगा सबको, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ, बेस रेशियो, एक मतलब अगला पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है बेस रेशियो। अब ये बेस रेशियो क्या होता है, ये सबके लिए स्पेसिफिक होता है, ठीक है, मतलब ये कि किसी अगर किसी का बेस रेशियो अगर किसी का कुछ स्पेसिफिक है तो सब में यही चलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन के लिए अगर बेस रेशियो 1.6 है तो हर ह्यूमन के लिए 1.6 ही होगा। और बेस रेशियो क्या होता है, तो अभी जो मैंने नंबर लिखा था a प्लस जी अपॉन t प्लस c, ये फिक्स होगा। समझ आया मैंने क्या बोला, तो इसको तुम्हें सीधा सीधा लिखना है a प्लस t अपॉन में g प्लस c, ये बेस रेशियो है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्पेसिफिक फॉर डिफरेंट, स्पेसिफिक और स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, फॉर स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म में अपना स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक होता है हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए, स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म। बेस रेशियो जितने भी, एक मान ले फॉर एग्जांपल मैंने तेरा डीएनए निकाल लिया, ठीक है, उसके अंदर ए काउंट करे, टी काउंट करे, जी काउंट करे, सी काउंट करे, यहाँ पे लिख दिए, और उसका जो आंसर है ना 1.6 आ गया मान ले फॉर एग्जांपल, तो मैंने तेरा चेक करा था 1.6 से, अब मैं किसी भी ह्यूमन का चेक करूंगा 1.6 ही आएगा। समझ आया, अगर तो ह्यूमन होगी तो। समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक, आगे ये क्लियर है, ठीक है। अब सुनना जरा ध्यान से, अब मैं जो बता रहा हूँ वो डीएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी डीएनए का स्ट्रक्चर इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि मैं आगे जाके लिखवाऊंगा तुम्हें, अलग अलग तरह के डीएनए होते हैं, पर ये समझ लो अभी आगे जाके हम एक टॉपिक लिखेंगे जब मैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए पढ़ाऊंगा तब। अलग अलग तरह के डीएनए होते हैं, ए बी सी डी जेड टाइप ऑफ डीएनए, 5 तरह के मिलियन हम डीएनए पढ़ते हैं, ठीक है। उनमें से जो हमारा जो डीएनए ना वो बी टाइप ऑफ डीएनए है। अब तुम बोलोगे कि ये डीएनए में अलग अलग नाम क्यों है, तो डीएनए में यार थोड़ा थोड़ा चेंज आता है, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म का कुछ डीएनए अलग तरीके का होता है, किसी और का किसी और तरीके का होता है। ह्यूमंस में ज्यादातर बी टाइप ऑफ डीएनए पाया जाता है। समझ आया मैंने क्या बोला, किस टाइप का डीएनए, बी टाइप ऑफ डीएनए। इन सब में अंतर क्या है, तो अंदर छोटा मोटा अंतर है कि डीएनए कैसे रैप कर रहे हैं एक दूसरे में, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस, मतलब दो स्ट्रैंड्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितने बेस पेयर है, इन सब के बेसिस पर थोड़ा थोड़ा वो डिफरेंट मतलब चेंज होता है। समझ आया। हम नॉर्मल अपने बी टाइप ऑफ डीएनए के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम बी टाइप ऑफ डीएनए के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो सुनना जरा ध्यान से, तो हमारा जो डीएनए दिखाई देता है वो कुछ इस तरीके से, पहले समझ लेना उसके बाद बनाना, ठीक है। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि ये थोड़ा मतलब ज्यादा गहरा गड्ढा नहीं है और ये ज्यादा गहरा गड्ढा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये माइनर ग्रूव है, ये मेजर ग्रूव है, आगे पीछे हो सकता है, फिर ये माइनर हो गया, देखो दोबारा, और ये दोबारा क्या हो गया, मेजर। तो इसका मतलब ये जो डीएनए होता है इसका ना ऐसे काम चलता है, एक मेजर ग्रुप एक माइनर ग्रुप अल्टरनेटिवली काम करता है, मेजर माइनर मेजर माइनर मेजर माइनर। क्लियर, ज्यादा समझ आ गया मैंने क्या बोला, पक्का क्लियर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक चीज सोचो जरा, सुनना जरा ध्यान से, ये डीएनए है, ठीक है, ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स थे ना, ऐसे लगा दो, चलो दो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं एंटीपैरेलल, ये एक दूसरे में रैप हो रहे हैं, क्लियर है बात। तो याद रखना जो बी टाइप ऑफ डीएनए होता है ना, वो जो रैप होता है वो राइट हैंडेड फैशन में रैप होता है। राइट हैंडेड फैशन का मतलब होता है डीएनए ऐसे तो वो ऐसे रैप करेगा, क्योंकि रैप करने के दो तरीके हैं, एक तो ऐसे और एक ऐसे। तो जो रैप करता है हमारा डीएनए जो वो लेफ्ट हैंडेड फैशन में, राइट हैंडेड फैशन में रैप करता है। क्लियर हो गया। अब एक चीज सुनो, जब ये दोनों स्ट्रैंड है, जब ये रैप करेंगे तो तुम जब ऊपर से देखोगे ये सर्कल जैसा नहीं दिखाई देगा, बताओ दिखाई देगा कि नहीं। एक खुद सोचो, ऐसे रैप कर रहा है तो ऊपर से सर्कल जैसा दिखाई देगा ये,
और जब ऊपर से सर्कल जैसा दिखाई देगा तो इसका कुछ ना कुछ डायमीटर होगा। तो इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है 2 नैनोमीटर। कितना होता है इसका 2 नैनोमीटर। इसका जो डायमीटर होता है 2 नैनोमीटर होता है। कितना क्लियर, पक्का समझ आया। दूसरी बात, हर एक टर्न के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं 10। कितने बेस पेयर होते हैं, तो एक टर्न यहां से शुरू हो रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है। इस पूरे टर्न के अंदर कितने बेस पेयर आएंगे 10 बेस पेयर आएंगे। बताओ समझ आएगा यार, क्लियर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समझ आया। उसके अंदर कितने टर्न है 10 टर्न है, ठीक है। हर जो बेस पेयर होता है ना, हर बेस पेयर जो होता है, ठीक है, हर बेस पेयर के बीच में लगभग 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस होता है। क्लियर, कितने थे ये 10, तो ये पूरे में कितना हो जाएगा 3.4 नैनोमीटर हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई कर दो, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो हर एक टर्न कितने डिग्री पर, कितने उस पे घूमता है 3.4 नैनोमीटर का होता है। क्लियर है बात। अब क्वेश्चन क्या आता है कि कितने डिग्री पर घूमता है, क्योंकि खुद सोचो, अब ये डिग्री पर का मतलब होता है कि ये जो बेस पेयर, देखो ये डीएनए था, इसके बीच में बेस पेयर ही तो है। ये जो मैंने बनाया है, लाइन जो बना रहा हूं मैं, ये क्या है बेस पेयर है। ये क्या है बेस पेयर है। तो एक डीएनए ये रहा, एक डीएनए ये रहा, और इनके बीच में ये बेस पेयर ऐसे है। तो जब ये डीएनए रैप करेगा तो देख रहे हो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है। ये जो बेस पेयर है थोड़ा सा ऊपर की तरफ बेंड हो रहा है, समझा रहा है। इधर देखो, ये जब तुम देखोगे तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, अभी एकदम सीधा है, बिल्कुल ऐसे है, समझा है। और जब तुम इसको रैप करोगे तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा, और जब थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा तो ये किसी डिग्री पर मूव करेगा। ये कितनी डिग्री पर मूव करता है -6 डिग्री। कितनी डिग्री पर मूव करता है -6 डिग्री। समझा है मैंने क्या बोला, पक्का क्लियर है। अगर ये दिक्कत भी होगी तो छोड़ भी सकते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना क्लियर हो गया, पक्का क्लियर है। अब तुम बोलोगे कि चलो बी टाइप ऑफ डीएनए, अब आप ये बताओ कि बाकी डीएनए में क्या अंतर आता है। तो बाकी डीएनए में छोटा मोटा अंतर आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 2 नैनोमीटर है, उनके अंदर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हमारे यहाँ पे 10 बेस पेयर हर टर्न के अंदर, उनके तो थोड़े कम या ज्यादा हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं ज्यादा भी हो सकते हैं। किसी की जगह 12 बेस पेयर भी होते हैं, किसी में 8 बेस पेयर भी होते हैं। समझा रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इन छोटी मोटी चीजों का अंतर आता है, लगभग नॉर्मली सारे सेम होते हैं। सिर्फ एक डीएनए दैट इज जेड टाइप ऑफ डीएनए जो लेफ्ट हैंडेड फैशन में मुड़ा हुआ होता है। तो मैंने 5 तरीके के डीएनए बताए तुम्हें, ए बी सी डी और जेड। तो ए बी सी डी जो है राइट हैंडेड फैशन है सारे, लेकिन जो जेड वाला है वो लेफ्ट हैंडेड फैशन में मुड़ा हुआ होता है। क्लियर है, बाकी लगभग सब में सेम है। बाद में एक लाइन लिखवाऊंगा मैं, पूरा डायग्राम बना दूंगा मैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर है यहाँ तक। जेड मतलब बाकी ऑर्गेनिजम्स में होता है, वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म पर। इतना क्लियर हो गया, पक्का समझ में आ रहा है। अब आगे ये बना लो फटाफट बनाओ। बी टाइप डीएनए, ये बीटा है। बी टाइप अबे मैंने बी डीएनए बोला है। हो गया ये, मैं पेज छोड़ दिया। 2 मिनट कर दो यार। इतना क्लियर, ठीक है। आगे लिखो अब। इतना टाइम नहीं है ना, रुको। आगे लिखो। डीएनए इज अ टू स्ट्रैंडेड, इसको बाकी लेवल कर। डीएनए इज अ टू स्ट्रैंडेड structure, two-stranded structure, STRANDED. DNA is a two-stranded structure, and its backbone is made up of sugar, phosphate, sugar, and its backbone is made up of sugar, phosphate, sugar, मतलब sugar आता है, phosphate आता है, फिर अगले वाले से बनाता है वो sugar, phosphate, sugar, and nitrogenous bases are projected, and nitrogenous bases are projected inward होते हैं ना वो, and RNA nitrogenous bases are projected inward। जो कि समझ में आ रहा होगा, nitrogenous bases याद है ना, फेस तो बीच अंदर की तरफ आ गए। बैकबोन किससे बन रही है, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट शुगर से। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, they show complementary base pairing, they show
complementary base pairing, that is A binds with T and G binds with C. ये उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी ट्रिपल बॉन्ड से आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब तुम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी होगी, तो यहाँ पर 3 बॉन्ड खाली होते हैं, ट्रिपल बनाना पड़ता है उसको। ठीक, आधा क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मैंने पिछले बैच में कुछ और लिखाया हुआ, सेम ही चीज है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस स्ट्रक्चर, this is a characteristic feature of this structure based on Chargaff's rule. Characteristic based on Chargaff's rule. Next one लिखो, both strengths are joined by hydrogen bonds. Both strands are joined by hydrogen bonds. Both strands are joined by hydrogen bonds. Next point. Next point. If base sequence of one DNA, if base sequence of one DNA strand of one DNA strand is non KNOWN. If base is of one DNA is non, then the basis of another strand can be predicted or identified. Can be predicted. अगर आपको एक स्ट्रैंड के पता है तो आप दूसरे वाले का पता लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे? पता लगा लोगे। अगर A होगा तो D हो जाएगा, G होगा तो C हो जाएगा, खत्म बात। अगला लिखो, can be predicted or identified. Next one लिखो, as purines always binds with, 10 मिनट बचे सेशन में, देखो ये बिल्कुल पिछले वाले सेशन की तरह ही हो गया रिकॉर्डिंग में। As purines always pair with pyrimidines, there is a uniform distance between two strands. ठीक है, नेक्स्ट में लिखो, एक बार और बोलता, as purines always pairs with pyrimidines, there is a uniform distance between two strands, that is 2 nanometer. ठीक है, that is 2 nanometer. uniform 20 नैनोमीटर लिखा है, 20 एंगस्ट्रॉम 20 एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, अब 20 एंगस्ट्रॉम 2 नैनोमीटर लिखा है, 20 एंगस्ट्रॉम दोनों सेम है यार, 2 एंगस्ट्रॉम पागल है नहीं, हो गया ये। अगला पॉइंट लिखो, जल्दी लिखो यार, ये बहुत मतलब ये पिछले सेशन की तरह हो रहा है। अगला पॉइंट लिखो, 1 डीएनए, जल्दी लिखो, 1 कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए, मैं जल्दी बोल रहा हूं, देखते जाओ सर। 1 complete turn of DNA is known as, 1 complete turn of DNA is known as pitch of helix. pitch of helix का मतलब है, ये भी समझ लो, ये इधर देखो, इधर जहां से लेके यहां तक एक टर्न है, इसको कहते हैं pitch of helix. 1 complete turn of DNA is known as pitch of helix. यहां से लेके यहां तक एक टर्न है ना, इसको पिच ऑफ हेलिक्स कहते हैं। जो अभी भी लेट आए हो टेंशन मत लो, 2 पेज छोड़ने और 1 मिनट का टॉपिक है, कुछ सबको समझ में आता है। मतलब अगर तुमने लिख लिया तो अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं 1 मिनट में समझा दूंगा, टेंशन मत। हां मुझे पता है, ठीक है। अगला लिखो, डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स इज 0.34 नैनोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स इज 0.34 नैनोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर इज प्रोवाइडेड बाय
stability of DNA structure, stability of DNA structure is provided by, stability of DNA structure is provided by, पहला इसके अंदर पहला पॉइंट लिखो, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए इज प्रोवाइडेड बाय, दो रीजन है उसके, तो उसमें पहला पॉइंट लिखो हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सेकंड लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेकंड लिखो प्लेन ऑफ बेस पेयर्स, प्लेन ऑफ बेस पेयर्स, प्लेन ऑफ बेस पेयर्स स्टैक्ड, प्लेन ऑफ बेस पेयर्स स्टैक्ड ओवर ईच अदर। इसकी वजह से उसको स्टेबिलिटी मिलती है, एक के ऊपर एक बेस पेयर है जिसकी वजह से उसको स्टेबिलिटी मिलती है, स्टैक्ड ओवर ईच अदर। क्लियर, क्लियर। आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा लेकिन अगले सेशन से होगा, फटाफट से मैं अगला सेशन भेज रहा हूँ। हाइड्रोजन बॉन्ड भैया आप इसको एक बार रिकॉर्डिंग में देख लो, एक बार दोबारा हो जाएगा, ठीक है। मैं फटाफट से अगले सेशन को मैं लिंक भेज रहा हूँ, उस सेशन को ज्वाइन करो, वहां से हम चालू करेंगे क्या नाम है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अभी तक जो पढ़ रहे थे ना, अगर तुमने 11 सही से पढ़ी होती बायोमोलिक्यूल्स तो अब तक का बहुत चीजें समझ में आ जाती, थोड़ी एक्स्ट्रा थी मतलब 4 का वगैरह के बाद, लेकिन अब तक लगभग 11 की चीजें चलती थी। अब यहाँ से आता है डीएनए का पैकेजिंग। पहली बात तो डीएनए की पैकेजिंग क्यों जरूरी है वो तुम्हें समझ में आएगा, डीएनए कैसे पैक होता है ये समझ में आएगा, ठीक है। इस सेशन में शायद हो भी जाएगा, मतलब एक सेशन और होगा उससे हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ज्वाइन करो फटाफट। Next topic क्या है? पैकेजिंग ऑफ डीएनए।